रॉन्ग टर्न 3 की कहानी। यह इस सीरीज की सबसे खतरनाक फिल्मों में से एक है और इसका आखिरी ट्विस्ट भी काफी सोचने पर मजबूर कर देता है। तो बिना वक्त गंवाए कहानी शुरू करते हैं। दो कपल्स वेस्ट वर्जीनिया के घने जंगलों में रिवर राफ्टिंग करने पहुंचते हैं। नदी किनारे पहुंचने के बाद उन्हें आसपास का नजारा काफी अच्छा लगता है, इसलिए वे वहीं रात में कैंप लगाने का फैसला करते हैं। दोनों लड़के आसपास से लकड़ियां और बाकी सामान जुटाने के लिए चले जाते हैं, जबकि एलिस और उसकी सहेली कैंप में रुककर धूप सेंकने लगती है। कुछ देर बाद सहेली का बॉयफ्रेंड वापस लौटता है। अपनी गर्लफ्रेंड को इस हालत में देखकर उसके इरादे बदल जाते हैं। एलिस माहौल को समझते हुए वहां से हट जाती है, लेकिन तभी जंगल से एक खतरनाक शिकारी अचानक हमला कर देता है। उसका तीर सीधे महिला के सीने को चीरते हुए निकल जाता है और उसके साथ खड़े आदमी का हाथ भी बुरी तरह घायल हो जाता है। डर के मारे वह अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं छोड़कर अकेला भाग जाता है। अगले ही पल उस महिला के सिर में बेरहमी से वार कर दिया जाता है। एलिस अपनी आंखों के सामने ये खौफनाक मंजर देख रही होती है। इसके बाद वह अपनी सहेली की आंख तक निकालते हुए उस दरिंदे को देख लेती है। तभी सहेली का बॉयफ्रेंड वापस लौटता है। सामने का नजारा देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत पीछे मौजूद जंगल में भाग जाता है, लेकिन वह दरिंदा भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते वह आदमी अचानक जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले कि वह संभल पाता, उसका पीछा कर रहा जंगली इंसान उसके सिर पर जोरदार वार करके उसे मौत के घाट उतार देता है। वहीं दूसरी तरफ सहेली का बॉयफ्रेंड भी जान बचाकर भाग रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसका पैर एक घातक जाल में फंस जाता है और अगले ही पल उसका शरीर 3 हिस्सों में कट जाता है। इन सभी खौफनाक घटनाओं के बीच सिर्फ एलिस ही किसी तरह बच निकलती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इसी दौरान वेस्ट वर्जीनिया की एक जेल में कुख्यात गैंग लीडर विस को खबर मिलती है कि अगले हफ्ते उसे कुछ दूसरे कैदियों के साथ ज्यादा सुरक्षा वाली राज्य जेल में ट्रांसफर किया जाने वाला है। विस किसी भी हालत में वहां नहीं जाना चाहता, इसलिए वह अपने साथी गंजे कैदी के साथ मिलकर जेल से भागने की योजना बनाता है। इस पूरे प्लान का खर्च उठाने की जिम्मेदारी विस खुद लेता है। कैदियों को ले जाने वाली इस खास सुरक्षा टीम की कमान नेट के हाथ में होती है और किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए एक अंडरकवर पुलिसकर्मी भी इस मिशन में उनके साथ भेजा जाता है। लेकिन तभी जेल का अधिकारी अचानक रूट बदल देता है। अब कैदियों को सीधे जेल से दूसरी जेल ले जाने के बजाय रास्ते में एक छोटे से कस्बे के पुलिस स्टेशन पर थोड़ी देर रुकना था। इसके बाद उन्हें इंसानों से कोसों दूर घने पहाड़ों और जंगलों से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचना था। उसी वक्त पुलिस स्टेशन में एक इमरजेंसी कॉल आती। कुछ दिन पहले 4 युवक इसी जंगल में रिवर राफ्टिंग करने आए थे, लेकिन उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस को नदी के पास जाकर पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा जाता है। उधर जेल में कैदियों को ट्रांसफर करने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। इस बार कुल 5 कैदियों को दूसरी जेल ले जाया जाना। इनमें कुख्यात गैंग लीडर वीस, उसका गंजा साथी और अंडरकवर पुलिसकर्मी के अलावा एक दुबला पतला कारचोर और चार्ली नाम का एक खूनी कैदी भी शामिल था। चार्ली पहले सेना में रह चुका था और युद्ध के मैदान में भी जा चुका था, लेकिन वहां से लौटने के बाद वह गंभीर मानसिक समस्या से जूझने लगा था। इसी हालत में उसने हत्या भी कर दी थी। कैदियों को ले जाने वाली टीम में नेट के अलावा एक अश्वेत ड्राइवर और एक गोरा सुरक्षा गार्ड भी मौजूद था। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद सभी कैदियों को पुलिस वाहन में बैठा दिया जाता है। कुछ ही देर बाद वाहन जेल के गेट से बाहर निकलता है और इसी के साथ शुरू होती है एक ऐसी खतरनाक यात्रा जिसमें आगे मौत उनका इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ गैंग लीडर वीस बेहद गुस्से में था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रास्ते में वीस और नेट की बातचीत से पता चलता है कि नेट इन दिनों जुडिशियल सर्विस की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसका सपना है कि आगे चलकर वह वकील बने और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे। ऊपर से ये बातें बिल्कुल सामान्य लगती हैं, लेकिन असल में यही बातचीत आगे चलकर नेट के किरदार में आने वाले बदलाव की नींव रखती है। कुछ देर तक सफर बिल्कुल शांत रहता है। शाम होते होते सभी लोग उस छोटे से कस्बे के पुलिस सेंटर पहुंच जाते हैं। नेट 12 साल की उम्र तक इसी कस्बे में रहा था। इसके बाद उसका पूरा परिवार शहर जाकर बस गया था, इसलिए यहाँ के पुलिस चीफ से उसकी पहले से जान पहचान थी। थोड़ी देर रुककर सभी दोबारा सफर के लिए तैयार हो जाते हैं। रवाना होने से पहले पुलिस चीफ खास तौर पर नेट को अपना बिजनेस कार्ड देता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जंगल के अंदर पहुंचते ही उनकी ये यात्रा एक ऐसे खूनी खेल में बदलने वाली है जहां जिंदा बचना सबसे मुश्किल काम होने वाला है। तेज टक्कर के बाद गाड़ी से चिंगारियां निकलने लगी थी, लेकिन नाइट ने सबसे पहले अपने घायल साथी को बचाने के बजाय कैदियों को गाड़ी का डिब्बा खोलने में मदद कर दी। जैसे ही वीस बाहर निकला, उसने गंजे आदमी को इशारा किया। गंजा आदमी तुरंत जमीन पर गिरकर घायल होने का नाटक करने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर वीस ने नाइट की बंदूक छीन ली। उसका इरादा था कि नाइट से हथकड़ी की चाबी भी ले ले, लेकिन सारी चाबियां गाड़ी के अंदर ही रह गई थीं। तभी नाइट के साथी वहां पहुंच गए और कुछ देर के लिए हालात संभल गए। अचानक एक खंजर हवा में उड़ता हुआ आया और सीधे एक आदमी की गर्दन में जा लगा। गंजे आदमी को लगा कि उसके बुलाए हुए साथी अब सामने आ गए हैं। वह उन्हें आवाज देने ही वाला था कि अचानक कई तीर हवा को चीरते हुए आए, मिट्टी खोदने वाली जगह के पीछे छिप गए। काफी देर तक जब सामने से कोई हलचल नहीं हुई, तभी काले सरगना ने नाइट को गाड़ी में जाकर चाबियां ढूंढने का आदेश दिया। लेकिन नाइट ने हालात को देखते हुए चाबी ढूंढने के बजाय घायल काले आदमी को बचाने का फैसला किया। दोनों जैसे ही बाहर निकले, उसी वक्त गाड़ी में जोरदार धमाका हो गया। काफी दूर जाकर जब सब लोग एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि उनके हाथ लगी चाबियों से हथकड़ियां खुल ही नहीं रही थी। असल में गाड़ी के अंदर 3 अलग-अलग सेट की चाबियां थी। एक हथकड़ियों के लिए, दूसरी सामान के लिए और तीसरी गाड़ी के डिब्बे के लिए। और नाइट जो चाबी लेकर आया था, वह सिर्फ गाड़ी के डिब्बे की। गंजे आदमी को लगा कि नाइट ने जानबूझकर उसके साथ चाल चली। वह नाइट को मारने ही वाला था कि काले सरगना ने उसे रोक दिया। क्योंकि नाइट स्थानीय था,
उनके पास अब कोई गाड़ी नहीं थी और इस जंगल से बाहर निकलने के लिए उन्हें अभी भी उसी की मदद की जरूरत थी। काले सरगना ने नाइट को जल्द से जल्द कोई संचार उपकरण ढूंढने का आदेश दिया। नाइट को याद आया कि पहाड़ की चोटी के पास एक चौकीदार की निगरानी मीनार है। वहां लगा वायरलेस रेडियो शायद अभी भी काम कर रहा हो। इसके बाद पूरी टोली तेजी से उस मीनार की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि अचानक झाड़ियों के बीच से एक महिला बाहर कूद पड़ी और नाइट पर जोरदार हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से सब लोग हैरान रह गए। पूछताछ के बाद पता चला कि उस महिला का नाम एलिस था। कुछ दिन पहले वह अपने दोस्तों के साथ यहाँ नदी में राफ्टिंग करने आई थी। वह घबराई हुई हालत में बता रही थी कि इस पहाड़ में आदमखोर लोग रहते हैं और उसके साथ ही पहले ही उनके हाथों मारे जा चुके हैं। ज्यादातर लोगों को लगा कि एलिस डर के मारे बकवास कर रही है, लेकिन काले सरगना वीस ने उसकी बातों में एक अहम जानकारी पकड़ ली। एलिस ने बताया कि उनके कैंप में 2 रबर की नावें, 2 डबल नावें हैं। यह सुनते ही वीस ने एलिस से वादा किया कि अगर वह उन्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करती है तो बदले में उसे मोटी रकम दी जाएगी। अब टोली में अचानक एक खूबसूरत लड़की भी शामिल हो चुकी थी। कुछ असंतुष्ट और कामुक किस्म के आदमी उसके साथ तरह तरह की हरकतें करने लगे। कुछ दूर और आगे बढ़ने के बाद उन्हें जंग लगी हुई एक बख्तरबंद गाड़ी दिखाई दी। गाड़ी का पिछला हिस्सा पूरी तरह बंद था। वीस ने नाइट को ड्राइविंग केबिन में जाकर चाबी ढूंढने का आदेश दिया। अंदर का नजारा देखकर नाइट समझ गया कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ था। पूरे केबिन में खून के निशान थे। फिर भी नाइट को वहां गाड़ी की चाबी मिल गई, लेकिन उसकी नजर एक रिवॉल्वर पर भी पड़ी। उसने मौका देखकर रिवॉल्वर उठा लिया और जब बाकी लोग गाड़ी का पिछला हिस्सा खोलने में व्यस्त थे, तब उसने वह बंदूक अपने घायल साथी काले आदमी को दे दी। आखिरकार गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला। अंदर कई बड़े बड़े बैग रखे हुए थे, जिनमें बेहिसाब नकदी भरी थी। पैसे देखते ही सबकी आंखें चमक उठी। कुछ ही पलों में लोग अपना आपा खो बैठे और पैसे बांटने को लेकर आपस में लड़ने लगे। हालात बिगड़ते देख वीस ने फैसला सुनाया कि हर आदमी सिर्फ 2 बैग उठाएगा। बाहर निकलने के बाद बैठकर तय किया जाएगा कि पैसे किस तरह बांटे जाएंगे। यहाँ तक कि पैर में चोट खाए काले आदमी को भी 2 बैग उठाने का आदेश दिया गया और किसी को उसकी मदद करने की इजाजत नहीं थी। असल में वीस जानबूझकर उसे बोझ बनाकर रास्ते से हटाना चाहता था। काला आदमी भी उसके इरादे को समझ चुका था, इसलिए उसने जानबूझकर गिरने का नाटक किया और उसी वक्त अपनी छुपाई हुई बंदूक निकाल ली। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, काला सरगना बुरी तरह भड़क गया और यही गुस्सा उसे काले आदमी को खत्म करने का मौका दे गया। वीस ने बिना किसी झिझक के बंदूक उठाई और सीधा उसके सिर पर गोली चला दी। काला आदमी वहीं ढेर हो गया। नाइट ये देखकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एक गुप्त पुलिसकर्मी ने उसे रोक लिया। अब बाकी लोगों के बीच भी कोई बहस नहीं बची थी। सबने चुपचाप पैसों के बैग उठाए और जंगल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ गए। उधर जंगल में एक शिकारी ने अपने बिछाए जाल में एक इंसान का सिर फंसा देखा। अपनों की ऐसी हालत देखकर उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। इसी बीच इंस्पेक्टर को अब तक नाइट का कोई फोन नहीं आया था। उसे कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो गया। उसने फैसला किया कि वह पीछे वाले जंगल में जाकर खुद हालात देखेगा। दूसरी तरफ उसकी महिला सहायक को नदी के ऊपरी हिस्से में एलिस और उसके साथियों की गाड़ी मिलने की सूचना मिली। वह भी तुरंत उस जगह की तरफ निकल पड़ी। दोनों ने अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। इधर मुख्य टोली जंगल के अंदर आगे बढ़ रही थी कि अचानक उन्हें पेड़ों के बीच रस्सी से लटकती हुई चाबियों की एक गुच्छी दिखाई दी। काले सरगना वीस ने जैसे ही चाबियां लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी गुप्त पुलिसकर्मी ने मौका देखकर नाइट को इशारा किया। दोनों मिलकर वीस को काबू करने वाले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह भी एक जाल है। अचानक घात लगाकर हमला हुआ और गुप्त पुलिसकर्मी के सिर का आधा हिस्सा ही कट गया। नाइट ने भी पूरी ताकत से विरोध करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह भी नाकाम रहा। क्योंकि सभी लोग आपस में लोहे की जंजीर से जुड़े हुए थे, वीस ने एक बेहद क्रूर फैसला लिया। उसने गुप्त पुलिसकर्मी के दोनों पैर काट दिए और खुद को बाकी लोगों से अलग कर लिया। अब बाकी लोगों को उसके कटे हुए दोनों पैर उठाकर आगे बढ़ना पड़ा। कुछ ही देर बाद उन्हें सामने एक खुला इलाका दिखाई दिया। वहां एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी के अंदर पड़े औजारों की मदद से आखिरकार सभी लोगों ने अपने पैरों में लगी बेड़ियां खोल ली। आजाद होते ही गंजे आदमी ने कहा कि अब सबको अलग अलग रास्तों से भाग जाना चाहिए। उसका तर्क था कि अगर वे एक साथ रहेंगे तो उनका निशाना बनना आसान होगा, लेकिन जंगल और पहाड़ों से भरे इस इलाके में अकेले बाहर निकलना भी आसान नहीं था। ऊपर से वह रहस्यमयी शिकारी अभी भी उनका पीछा कर रहा था। काफी सोच विचार के बाद सबने तय किया कि फिलहाल एक दूसरे का साथ छोड़ना ठीक नहीं होगा। कम बोलने वाला चार्ली बाकी लोगों से कहीं ज्यादा समझदार निकला। उसने तुरंत पहचान लिया कि नाइट जानबूझकर उन्हें जंगल में घुमाते हुए चक्कर काट रहा है। चार्ली ने नाइट से कहा कि निगरानी मीनार तक पहुंचने के बाद वह उसके साथ मिलकर काले सरगना वीस का सामना करेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ से जल्द निकलना जरूरी था। आखिर वीस और वह रहस्यमयी शिकारी दोनों ही बेहद खतरनाक थे। कुछ ही देर बाद उन्हें रास्ते में एक ट्रक दिखाई दिया। वीस खुद आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए उसने चोरी करने वाले आदमी को ट्रक की जांच करने के लिए भेज दिया। आखिर गाड़ियां चुराना उसी का पुराना काम था। लेकिन जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचा, अचानक वह रहस्यमयी शिकारी सक्रिय हो गया। उसने लोहे के जाल को झटके से खींचा
और पलक झपकते ही चोर को उसमें बुरी तरह जकड़ दिया। चोर उस जाल में ऐसे फंस गया जैसे कोई बोरी बांध दी गई हो। फिर शिकारी ने उसे धीरे धीरे नीचे उतारा और उसके शरीर को सीधे जमीन से दे मारा। वहीं उसकी कहानी खत्म हो गई। अब एलिस बुरी तरह थक चुकी थी। कई दिनों से उसने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था। आखिर उसने वहीं रुककर आराम करने की बात कही। चार्ली ने भी इस मौके का फायदा उठाकर सुझाव दिया कि पैसों से भरे बैग यहीं फेंक दिए जाएं। गंजे आदमी की नजर एलिस पर पड़ी। वह उसके साथ जबरदस्ती करने और फिर उसे मार डालने वाला था। लेकिन एलिस जितनी कमजोर दिखाई दे रही थी, असल में उतनी थी नहीं। उसने पूरी ताकत से उसका मुकाबला किया और गंजे आदमी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपनी बेइज्जती से गुस्से में आकर गंजा आदमी फिर से हमला करने वाला था, लेकिन उसे रोक दिया गया। वीस ने उल्टा उसकी बंदूक भी छीन ली। उसे लगा कि जो आदमी इतना जल्द गुस्से में आ जाता है, उसके हाथ में बंदूक रखना खतरनाक है। लेकिन वीस का यही फैसला आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था, क्योंकि गंजा आदमी जो अब तक उसका वफादार बना हुआ था, उसके मन में इसी पल से विद्रोह पैदा हो गया। मौका मिलते ही उसने पीछे से वीस पर हमला कर दिया। नाइट ने भी यही मौका देखा और तुरंत एलिस को लेकर वहां से भाग निकला। वहीं चार्ली बैठा रहा और चुपचाप पूरा तमाशा देखता रहा। उधर इंस्पेक्टर आखिरकार उस दुर्घटना वाली जगह पर पहुंच गया, लेकिन वहां उसे कोई भी आदमी नहीं मिला। हालात देखकर उसने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी कि कैदियों को ले जा रही गाड़ी को लूट लिया गया है और सभी कैदी फरार हैं। इधर वीस ने गंजे आदमी की बुरी तरह पिटाई की और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। चार्ली ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने वीस के सामने अपनी शर्त रख दी। उसने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो बाहर निकलने के बाद मेरी जान बख्शनी होगी और मुझे अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक भी चाहिए। आखिर वह रहस्यमयी शिकारी अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। वीस ने कुछ देर सोचने के बाद उसकी शर्त मान ली, लेकिन दोनों इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि इस वक्त उन्हें ढूंढने वाला सिर्फ वह रहस्यमयी शिकारी नहीं था। इंस्पेक्टर भी अपने खोजी कुत्ते के साथ जंगल में दाखिल हो चुका था और उनके पैरों के निशान तलाश रहा था। उधर एलिस की हालत लगातार खराब हो रही थी। कई दिनों से कुछ खाए बिना और लगातार भागते भागते अब उसके पैरों ने जवाब दे दिया था। आखिर नाइट और एलिस ने थोड़ी देर रुककर कुछ ही देर बाद उन्हें फिर सामने उसी विकृत इंसान का ट्रक दिखाई दिया। इस बार वह पहले वाली चाल दोहराना चाहता था। उसने ट्रक को इस तरह खड़ा किया कि लोगों को लगा शायद यहाँ से मदद मिल सकती है, लेकिन वीस को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने बंदूक तानकर एलिस को आगे जाने के लिए मजबूर किया, ताकि पहले ये पता चल सके कि सामने कोई खतरा है या नहीं। एलिस जैसे ही आगे बढ़ी, उस विकृत इंसान ने अचानक पेट्रोल से भरी जलती हुई बोतल फेंक दी। अगले ही पल वह एलिस को पकड़कर ट्रक में खींच ले गया और वहां से तेजी से भाग निकला। नाइट उसे बचाने के लिए दौड़ना चाहता था, लेकिन बाकी लोगों ने उसे रोक दिया। किसी को भी उस महिला की जान की परवाह नहीं थी, सिर्फ नाइट ही उसे बचाना चाहता था। लेकिन तभी पीछे से चार्ली ने अचानक अपना पक्ष बदल दिया। उसने काले सरगना वीस के सिर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने नाइट के हाथ में एक बंदूक थमा दी और कहा कि वह जाकर एलिस को बचाए। चार्ली खुद वहां रुकने के बजाय आगे अकेला भागने का फैसला कर चुका था। उधर विकृत इंसान एलिस को अपने घर ले गया। वहां का नजारा देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सामने एक महिला पुलिसकर्मी भी बुरी हालत में लटकी हुई थी। उसकी हालत बेहद नाजुक थी। लगता था वह लापता लोगों की तलाश करते हुए इस जंगल तक पहुंची थी और इसी विकृत इंसान के हाथ लग गई। अब वह भी उसके घर में कैद थी। इधर नाइट एलिस का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था कि रास्ते में उसे एक पुलिस का खोजी कुत्ता मिल गया। नाइट के पास एलिस के कपड़ों का एक टुकड़ा था। उसने वह कपड़ा कुत्ते को सुंघाया। अब वही कुत्ता एलिस तक पहुंचने का रास्ता दिखाने वाला बन गया। उधर पुलिस का हेलीकॉप्टर भी इस इलाके के ऊपर पहुंच चुका था। चार्ली एक तरफ जान बचाकर भाग रहा था और दूसरी तरफ ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया। अचानक काले सरगना वीस ने पीछे से उस पर जोरदार वार किया और चार्ली बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। वीस भी ज्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक उसका सामना उसी बदला लेने वाले विकृत इंसान से हो गया। इस बार वीस के हाथ में बंदूक थी। इससे उसे थोड़ा हौसला जरूर मिला, लेकिन उसे क्या पता था कि बंदूक में सिर्फ एक ही गोली थी। उसने गोली चलाई और बस एक गोली। अब दोनों के बीच सीधी हाथापाई शुरू हो गई। कद काठी में वीस भारी था, लेकिन सामने वाला इंसान दर्द और चोट से बिल्कुल नहीं डर रहा था। वह जैसे खुद को इंसान ही नहीं समझता था। वीस ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह धीरे धीरे बुरी तरह घायल होता चला गया। कुछ ही देर में उसके शरीर पर जगह जगह चोटें थीं और वह दोबारा लड़ने की हालत में नहीं रहा। लेकिन उस विकृत इंसान का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। वह अपने मारे गए परिवार वालों का बदला लेना चाहता था। उसने एक लोहे के कांटे से वीस को पेड़ पर लटका दिया, फिर बेरहमी से उसके सिर को चीर डाला। उसके बाद उसने उसके दिमाग को इस तरह निकाल कर खा लिया जैसे इंसान किसी जानवर का दिमाग खा रहा हो। उधर नाइट आखिरकार उस जगह तक पहुंच गया, लेकिन उस वक्त विकृत इंसान वहां मौजूद नहीं था। नाइट ने अंदर कदम रखा तो उसकी नजर दीवारों पर लटके हुए शरीर के अलग अलग हिस्सों पर पड़ी। कमरे में कई कटे हुए हाथ पैर और ऐसे शव पड़े थे जिन्हें अभी तक पूरी तरह से काटकर अलग भी नहीं किया गया था। यह देखकर नाइट समझ गया कि वह किस तरह के डरावने ठिकाने में आ चुका है। वह अंदर के आखिरी कमरे तक पहुंचा। वहां एलिस मिली। नाइट ने बिना समय गंवाए उसकी बंधी हुई रस्सियां खोल दी। पास ही पड़ी महिला पुलिसकर्मी अब दम तोड़ चुकी थी। नाइट और एलिस तुरंत वहां से निकलने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से एक जोरदार वार हुआ। विकृत इंसान ने कुल्हाड़ी से नाइट की बंदूक पर ऐसा प्रहार किया कि बंदूक उसके हाथ से उड़ गई। अगले ही पल दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। एलिस भी नाइट की मदद के लिए आगे आई, लेकिन दोनों मिलकर भी उस विकृत इंसान का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब उनका बचना नामुमकिन है। तभी अचानक पुलिस का खोजी कुत्ता उस पर झपटा। उसने नाइट को बचाने के लिए खुद को उनके बीच ला दिया। विकृत इंसान ने गुस्से में कुत्ते पर कुल्हाड़ी चला दी और उसे मार डाला, लेकिन कुत्ते ने अपनी जान देकर नाइट और
एलिस को कुछ पल की मोहलत दे दी थी। अब विकृत इंसान दोबारा हमला करने ही वाला था। तभी एलिस ने जमीन से एक नुकीली लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से उसके शरीर में घोंप दी। वो पीछे हट गया। नाइट ने तुरंत एलिस को उठाया और दोनों एक दूसरे का सहारा लेते हुए उस खौफनाक झोपड़ी से बाहर निकल आए। बाहर पहुंचकर उन्होंने विकृत इंसान का पिकअप ट्रक शुरू किया और पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकले। उन्हें लगा कि शायद अब यह डरावनी कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक वही विकृत इंसान सड़क के बीचों बीच फिर दिखाई दे गया। उसने चलते ट्रक पर छलांग लगा दी और सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठे नाइट पर हमला कर दिया। उसने चाकू से नाइट पर वार किया, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर स्टीयरिंग छीनने की कोशिश की। ट्रक का नियंत्रण पूरी तरह बिगड़ गया। गाड़ी सड़क से बाहर निकलकर खाई की तरफ जा गिरी। कुछ देर बाद नाइट को होश आया। आंखें खुली तो उसे वहां से गुजरता हुआ चार्ली दिखाई दिया। चार्ली ने नाइट और एलिस को बचाने की कोशिश की। उसने पहले बेहोश पड़ी एलिस को बाहर निकाला, फिर जैसे ही वह नाइट को बचाने के लिए आगे बढ़ा, अचानक वही विकृत इंसान फिर झपटा। नाइट ने तुरंत गाड़ी की छत पर लगे कांटे को पकड़ लिया और पूरी ताक